नमस्कार दोस्तों। तो रॉक इंजीनियरिंग में हमारा लेक्चर 2 है, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। हमें इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? रॉक्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड किया गया है। रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ या रॉक मास की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। जब प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी तो क्या है कि हम उसे कॉमन लैंग्वेज में, जिसे सब इंजीनियर समझ सके, इस तरह से डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कुछ बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए रॉक मास का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि उस रॉक में डिसकंटिन्यूटी की इंटेंसिटी कितनी है, उस रॉक की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है ना, उसका मॉड्यूलर रेशो कितना है। तो इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम रॉक का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो रॉक क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट इन अ साइट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर मोर सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव, है ना। तो मोर सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव का मतलब है कि आपने किसी भी साइट को इन्वेस्टिगेट किया है और देखा है कि वहाँ पे रॉक की जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट्स है, ओरिएंटेशन है, उनका हम प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं, उस स्टडी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी बनने वाला स्ट्रक्चर है वो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहे। तो उस साइट इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसीजर को बहुत सिस्टमेटिक करने के लिए वहाँ पे किस टाइप की रॉक्स हैं, अगर इस टाइप की रॉक मिलेगी, मतलब जैसे कि ग्रेनाइटिक रॉक मिली, तो हम एक प्रिजम्पशन लेके चल सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, इसमें फिशर्स या फिर फॉल्ट जोन कैसे हैं, है ना। तो इससे हमारी जो साइट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होता है वो सिस्टमेटिक और इफेक्टिव होता है। फिर उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू हैव अ कॉमन बेसिस फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ द रॉक मास इन डिफरेंट ग्रुप्स। ऑब्वियसली बात है, क्लासिफिकेशन का पर्पज़ ये होता है कि हम किसी कॉमन बेसिस, कॉमन पैरामीटर के ऊपर सारी रॉक मास को क्लासीफाई करें। जैसे कि हमने उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से बता दिया कि ये हार्ड रॉक है, वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक वीक रॉक या फिर उसके बीच में मीडियम और मॉडरेट रॉक है ना। या फिर हमने जॉइंट्स की इंटेंसिटी के हिसाब से बता दिया कि फ्रैक्चर्ड रॉक है, इसमें मतलब लेयर्ड रॉक है, ये किस टाइप की रॉक है। तो ये हमें एक कॉमन बेसिस कैटेगराइजेशन के लिए देता है। द कैटेगराइजेशन helps in improving the quality of site investigations by providing qualitative information for the design purposes. ओके, तो फिर प्रोसीड करते हैं कि इंटेक्ट रॉक का क्लासिफिकेशन क्या है। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि इंटेक्ट रॉक का मतलब होता है कि उसका मटेरियल कंपोजिशंस डोमिनेट करता है उसके फ्रैक्चर और फिशर्स को, क्योंकि वो उसमें होते नहीं है। जब मिनरल कंपोजिशन या मटेरियल के जो कंपोजिशन होता है वो डोमिनेट करता है, जो मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके जो कंपोजिशंस में जो स्ट्रेंथ होती है वही इंटेक्ट रॉक की स्ट्रेंथ हो जाएगी। इस हिसाब से हम इसको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था हमारा, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, यही इंटेक्ट रॉक का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, है ना। और इग्नियस रॉक कौन सी होती है? इग्नियस रॉक लावा के कूल डाउन होने से बनती है ना। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है कि सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जो होती है उसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब फिर से ट्रीट किया जाता है जियोलॉजिकल कंडीशंस में, तो वो क्या होती है, नई रॉक फॉर्म होती है जिसे हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक वो होती है कि जब भी मेटामॉर्फिक या फिर इग्नियस रॉक जो होती है उसका वेदरिंग और इरोजन से कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाती है, तो ये क्या कि लेयर्ड फॉर्म में डिपॉजिट होती है। जब लेयर्ड फॉर्म में डिपॉजिट होती है तो वहाँ पे वो प्रेशर्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस में आने के कारण एक कॉम्पैक्ट रॉक बनाती है। तो इस टाइप की रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, है ना। However, the engineering classification of intact rock is based on strength and deformation properties. Strength मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, उन सब पैरामीटर में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने के कारण स्ट्रॉन्ग रॉक हो जाएगी। और डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज उसमें फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स किस तरह से उस रॉक को डिफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम आगे देखते हैं कि रॉक मास का क्लासिफिकेशन।
इंटैक्ट रॉक का क्लासिफिकेशन रॉक मास के क्लासिफिकेशन में फ़र्क ये होता है कि इंटैक्ट रॉक में उसकी जो मटेरियल स्ट्रेंथ होती है या फिर मिनरलोजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डोमिनेट होती है। रॉक मास में जो भी जॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जॉइंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डोमिनेट कर जाती है ना। तो रॉक मास के क्लासिफिकेशंस, rock with different set of discontinuities and cracks are termed as rock mass. Okay, the rock with different set of discontinuities and cracks are termed as a rock mass. मतलब किसी रॉक में अलग अलग तरह की क्रैक्स और डिसकंटिन्यूटीज होती है, उसको कंसिडर करते हैं तो उसे हम रॉक मास कहते हैं। रॉक मास में जब ये डिसकंटिन्यूटीज जो होती है वो पर यूनिट लेंथ में अगर 10% से ज़्यादा हो जाए तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिसकंटिन्यूटीज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रॉक मास। इस टाइप के रॉक मास को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस रॉक मास। और जब ये डिसकंटिन्यूटी की इंटेंसिटी जो है वो 5% से कम हो तो हम इसे कहेंगे इनहोमोजेनियस रॉक मास। तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि एक होमोजेनियस रॉक मास होता है और एक इनहोमोजेनियस रॉक मास होता है, पर इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब इनहोमोजेनियस रॉक मास जो होती है तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्चर जोन होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। मतलब क्रैक्स बहुत सारे हैं, हर जगह पे क्रैक्स है, तो कहाँ से फेल कर जाएगा, कहाँ से वो फॉल डाउन कर जाएगा, ये हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पर अगर इन होमोजीनस में क्या है कि जो क्रैक्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हम हर क्रैक्स की प्रॉपर निगरानी में स्टडी कर सकते हैं, तो हमें फ्रैक्चर जोन जो होता है वो पहले से पता चल सकता है। तो मतलब ये इन होमोजीनस रॉक मास को हम मोर प्रिडिक्टेबल कह सकते हैं एज कम्पेयर टू होमोजीनस रॉक मास। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर तर्जागी ने भी रॉक मास को क्लासिफाई किया था। तर्जागी तर्जागी ने जो रॉक मास का क्लासिफिकेशन किया था, he classified the rock mass for the design of tunnel supports, in which the rock load carried by the steel sets are estimated on the basis of descriptive classification. डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशंस मतलब जो रॉक की प्रॉपर्टी वहाँ पे दिख रही है उसके हिसाब से उसने रॉक को क्लासीफाई किया। क्या है कि उस टाइम पे जब भी टनल का अपन एक्सकेवेशन करते थे तो उसके एक्सकेवेशंस पे क्या होता था कि हमें एक पर्टिकुलर स्पान ऑफ एक्सकेवेशन के बाद वहाँ पे टनल में सपोर्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ते थे। अगर वो ना प्रोवाइड कराए तो टनल क्या है कि फॉल डाउन या सेटल डाउन कर सकती है। तो इससे देख टेरेसा की इन्होंने देखा कि मतलब अगर रॉक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, क्रैक्स हैं, वो है कि नहीं है। अगर है तो हमें इतने इतने स्पान्स पे टनल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराने होंगे। तो इन्होंने हर अलग अलग टनल के एक्सकेवेशंस पे अलग अलग रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ या डिसकंटिन्यूटीज़ के हिसाब से स्टडी करके इन्होंने रॉक्स को 7 भागों में डिवाइड किया। इसमें पहला है इंटैक्ट रॉक्स। इंटैक्ट रॉक हमें पता है कि इसमें कोई जॉइंट्स या हेयर क्रैक्स नहीं होते हैं। मतलब ये अगर ब्रेक करेगी, इसमें अगर हाई लोड आने के कारण अगर ब्रेक करेगी तो कहाँ करेगी, जहाँ पे भी वो रॉक कमज़ोर होगी या वीक होगी वहाँ पे ये ब्रेक डाउन या सेटल डाउन करेगी। बाकी हम इसमें ये नहीं कह सकते इंटैक्ट रॉक में ये इस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी पे फॉल या फेल करेगी, है ना। तो तर्जागी ने इस टाइप के रॉक में अगर हार्ड इंटैक्ट रॉक अगर हमें मिलती है तो हमें टनल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत कम रहती है, या फिर हम ज़्यादा स्पान तक एक्सकेवेट करके भी एक्सकेवेशन भी कर सकते हैं बिना टनल सपोर्ट के, है ना। फिर तो ये इसने मतलब एक ये हमें रॉक मास का सेक्शन दे रखा है जिसमें इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज है ना। जब हम ये इंटेक्ट रॉक को देखते हैं, इंटेक्ट रॉक क्या है कि इस इन डिसकंटिन्यूटी के बीच का अगर रॉक को हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इस टाइप के जो रॉक का स्पेसिमन होगा वो कैसा होगा, इंटैक्ट होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन में कोई भी हेयर क्रैक्स फॉल्ट्स वो नहीं है ना। फिर इन तेरजागी ने सेकंड क्लासिफिकेशन किया स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेटा
with little or no resistance against the separation along the boundaries between the strata. मतलब जो डिसकंटिन्यूटीज होती है उसका ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में फिक्स है। मेजर डिसकंटिन्यूटीज का कह सकते हैं। जो भी मेजर डिसकंटिन्यूटीज होती है उसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होता है। इस टाइप की जो रॉक मिलती है उसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक जैसे कि इस एग्जांपल में अपन देख सकते हैं, जैसे ये है। तो इसमें क्या है कि ये जो डिसकंटिन्यूटीज है ये क्या है, एक मेजर डिसकंटिन्यूटीज है। उसके बाद ये अलग अलग हेयर एंड फीचर्स क्रैक हो सकते हैं इंटरनल रॉक मास में। तो उससे जो मेजर डोमिनेंट डिसकंटिन्यूटी सिस्टम होता है उससे हम ये कह सकते हैं। इसको ध्यान में रख के हम कह सकते हैं कि इस टाइप के जो रॉक मास का स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा। स्ट्रेटिफाइड रॉक में अगर जब हम टनल एक्सकेवेशन करते हैं, तो टनल एक्सकेवेशन में क्या है कि जब टनल एक्सकेवेशन का डायरेक्शन जो होता है वो कुछ इस तरह से हो, मतलब इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन है ना, और हमारा टनल का एक्सकेवेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ओरिएंटेशन या फिर रूफ पे जो ये रॉक मास का जो वेजेस बनेंगे ये यहाँ से सेटल डाउन होने की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या रॉक बोल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारी टनल यहाँ पे एक्सकेवेट की है, जो फोल्ड्स होंगे, डिसकंटिन्यूटीज होगी, वो कौन सी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जब इस डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूटी होगी तो हमें जो रॉक बोर्ड्स प्रोवाइड कराने होंगे वो किस डायरेक्शन में कराने होंगे, इस डायरेक्शन में, ऐसे, ताकि क्या है कि यहाँ पे ये इंटैक्टनेस को मेंटेन कर सके। ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि स्ट्रेटिफाइड रॉक में जब हम उसका जो डीप होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट मूव करते हैं, ड्राइव हमारा जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें ड्रॉप बोल्ट्स कैसे प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है। फिर अगला होता है, अगला क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था मॉडरेटली जॉइंटेड रॉक मास। इट कंटेन्स जॉइंट्स, हेयर क्रैक्स, बट रॉक बिटवीन द जॉइंट्स एंड आर लोकली ग्रोन टुगेदर। मतलब ये जो जॉइंट्स एंड क्रैक्स है वो बहुत माइन्यूट्स होते हैं, इतना माइन्यूट्स के वहाँ पे उसकी डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पे वो फेल कर जाएगा ये हम नहीं कह सकते, है ना। इतने बहुत ही हल्के जॉइंट्स होते हैं, मतलब वहाँ पे उस रॉक को हम इंटैक्टनेस तो नहीं कह सकते पर बहुत ही ज़्यादा मतलब रेजिस्टेबल कह सकते हैं। तो अगर मॉडरेटली जॉइंटेड रॉक मास अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये रॉक मास अगर किसी भी मतलब एक्सकेवेट किया है किसी सरफेस को, तो वहाँ पे हमें रिटेनिंग वॉल या वर्टिकल वॉल उससे सपोर्ट के लिए प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मॉडरेटली जॉइंटेड रॉक मास, इस टाइप के रॉक मास को भी इन्होंने होती है, तो इसे इस पोर्शन में इस पार्ट में क्लासीफाई किया था। फिर देन प्रोसीड किया उन्होंने, अगला क्लासिफिकेशन दिया कि ब्लॉकी एंड सीमी रॉक्स ये क्या होती है। कि ब्लॉकी एंड सीमी रॉक्स आर केमिकली इंटैक्ट और मोस्ट इंटैक्ट रॉक फ्रेगमेंट्स विच आर एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स एंड इम्परफेक्टली इंटरलॉक। मतलब हमने मॉडरेटली जॉइंटेड रॉक मास में क्या बोला था कि जो भी जॉइंट्स होते हैं वो परफेक्टली मैच है, ये लेयर्ड फॉर्म में होते हैं और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ब्लॉकी एंड सिमी में क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा कम है, तो क्या है कि यहाँ से शेयर डाउन होने की टेंडेंसी या फिर मूवमेंट होने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। परंतु ये रॉक और इस जॉइंट के इस तरफ का रॉक जो केमिकली है वो सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लॉकी और सेमी रॉक मास कैसे हो सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ केमिकली इंटैक्ट, है ना, एंड ऑलमोस्ट इंटैक्ट रॉक फ्रेगमेंट्स विच आर एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड इम्परफेक्टली इंटरलॉक। जैसे कि इस डायग्राम में बताया है कि जैसे कि ये रॉक ब्लॉक्स है, उसके नीचे वाले रॉक एलिमेंट्स है इस जोन पे बिल्कुल ही अलग है। मतलब यहाँ से वो मतलब फिशर डाउन या फिर क्रैक्स डेवलप, मतलब लोड लगने पे वहाँ से वो शेयर्ड आउट हो सकती है ना। तो इसमें जो ये डिसकंटिन्यूटीज है वो क्लियरली हमें दिख रही है, कैसी है, सेपरेशंस की है। मतलब वहाँ से वो अलग है। अगर यहाँ से इस रॉक पे लोड लगेगा तो ये पूरा का पूरा रॉक ब्लॉक है वो यहाँ से फिसल सकता है ना। तो इस तरह के अगर यहाँ पे मैंने इस रॉक मास को यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ पे मेरे को एक वर्टिकल वॉल प्रोवाइड कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। फिर अगला है क्रश्ड रॉक मास। क्रश्ड रॉक मास मतलब क्या होता है कि जब हम कोई कोर ड्रिल करते हैं,
रॉक की जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी निकालने के लिए जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल में जो हमें कोर मिलता है, तो कोर में क्या है कि यहाँ से जैसे कि ये ड्रिल करते करते गए, फिर वापस ये इसके आगे जॉइन होगा, फिर यहाँ होगा, तो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हमें क्या है, क्रस्ट फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। वहाँ पे रॉक क्या है कि क्रश हो चुकी होती है। इसका कारण क्या है कि जैसे कि किसी भी जॉइंट है, जॉइंट के आसपास जब रॉक मूव करेगी, जैसे कि ये मेरा मान अज्यूम करो कि ये पूरा का पूरा पहाड़ है, यहाँ से हम ड्रिल करते हुए अंदर से एक कोर निकालते हैं, पर इसके बीच में इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे क्रशिंग हुई है, अर्थक्वेक आने के बाद यहाँ पे रगड़ के कारण यहाँ पे क्रश हुई है। इस जॉइंट के आसपास का जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, वेदर्ड आउट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ये वेदरिंग हो जाएगी। वेदरिंग होने के कारण क्या, इस पर्टिकुलर पेरिफेरल एलिमेंट, इस जॉइंट के आसपास के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे। तो जब भी मैं ड्रिल करके स्पेसिमेन निकालूंगा तो यहाँ पे तो हमें इंटैक्ट रॉक के स्पेसिमेन मिलेंगे, पर जब ये इस जगह पे आएगा तो यहाँ पे जो रॉक होगा वो कैसी मिलेगी, हमें क्रस्ट मिलेगी। तो अगर हमारी टनलिंग यहाँ पे पास कर रही है इसके आसपास, तो यहाँ पे तुरंत से जैसे टनल होल होगा, एक्सकेवेशन करेंगे तो यहाँ से पूरी की पूरी रूफ क्या हो जाएगी, सेटल डाउन होने की चांसेस चांसेस क्या होंगे ही होंगे। तो इस टाइप के जो अगर तुरंत यहाँ पे रॉक सेटल डाउन करे तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल्ट जोन है। ओके, इस टाइप के रॉक मास को हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे मिली है उसे क्रस्ट रॉक मास कहा गया है। ओके, तो क्रस्ट बट केमिकली इंटेक्ट रॉक हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रशर रॉक, मतलब जो गिट्टी होती है एग्रीगेट्स की, उस टाइप की क्रस्ट रॉक मास मिलती है। इफ मोस्ट और ऑल द फ्रेगमेंट्स आर as small as fine sand grains or the cementations has taken place, मतलब यहाँ पे हमें शॉर्ट ग्रिड्स की आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे ये समझाया है कि जैसे कि ऊपर का रॉक मास है और नीचे रॉक मास है, इस फॉल्ट जोन के कारण, मूवमेंट के कारण सराउंडिंग रॉक कैसे हो सकती है, वेदर्ड रॉक हो जाती है। इस वेदर्ड रॉक को ही यहाँ पे ये क्रस्ट रॉक कहते हैं, है ना। क्रश के कारण यहाँ पे फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। ओके, फिर अगला क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था स्क्वीजिंग रॉक्स। स्क्वीजिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब मिनरल कंसिस्ट, जैसे माइका हो गया, उसके कारण क्या है कि वहाँ पे वो रॉक ओपनिंग के सराउंडिंग स्क्वीज कर जाती है ना। तो स्क्वीज उसके मिनरलोजिकल कंपोजिशन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे माइका क्ले मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण उसके मॉइस्चर कंटेंट्स में किसी भी तरह के चेंजेस आने के कारण वहाँ पे रॉक स्क्वीज हो जाती है। स्क्वीज होने के कारण क्या है कि वहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण पूरी की पूरी रॉक की जो लेयर है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो इस टाइप के अनस्टेबिलिटी के लिए हमें अलग से सपोर्ट देना पड़ेगा। तो स्क्वीजिंग रॉक क्या होती है, इट स्लोली एडवांसेस इनटू द टनल विदाउट परसेप्टिबल वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज तो नहीं होता है, पर वो क्या है कि वो मतलब इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ माइका एंड ग्रे मिनरल्स, है ना। जैसे कि हमने टनल का यहाँ एक्सकेवेशन किया था, इस पोर्शन में हम देख रहे हैं कि रॉक स्क्वीज होगी। स्क्वीज होने के कारण क्या है कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस इस डायरेक्शन में लगे रूफ के सेंटर में, तो इसके कारण ये नीचे की तरफ सेटल होने की कोशिश कर रही है। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट क्यूरेट या अलग तरह से रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये स्वेलिंग है, स्क्वीजिंग है, तो स्वेलिंग है। स्वेलिंग क्या है कि अगर रॉक मास में मॉन्ट मोरिलोनाइट इस तरह के क्ले मिनरल्स का कंपोजिशन ज़्यादा है, तो पानी मिक्स होने के कारण क्या है, वाटर लेवल मिक्स, ज़्यादा वाटर मिक्स होने से इसके सराउंडिंग जो रॉक होगी वो क्या होगी, स्वेल कर जाएगी। स्वेल करने से क्या कर, स्वेल होने से भी उसके ऊपर एक कंप्रेसिव, सराउंडिंग रॉक पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। कंप्रेसिव फोर्स के कारण वो सेटल डाउन हो सकती है ना। तो स्वेलिंग रॉक्स एडवांसेस इनटू द टनल, इट अकाउंट्स फॉर द एक्सपांशन ऑफ रॉक मास। एक्सपांशन से क्या है कि रॉक में स्ट्रेसेस, अननेसेसरी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ये स्ट्रेसेस क्या करेंगे, उस रॉक को या फिर उस टनल को, टनल के स्ट्रक्चर या फिर जो अपन एक्सकेवेशन किया उसके शेप को बिगाड़ सकते हैं, या फिर टनल ही फॉल डाउन कर सकती है ना। तो ये 7 क्लासिफिकेशन परजागे ने दिए थे, इंटैक्ट, मॉडरेटली जॉइंटेड, और क्या है, स्क्वीजिंग, स्वेलिंग, और क्रस्ट रॉक, और कौन सा है, ब्लॉकी एंड सीवी रॉक, बस। ठीक है ना। तो ये तरजागी का क्लासिफिकेशन हो गया। और फिर अगला हम देखते हैं ऑस्ट्रियन क्लासिफिकेशन।
ऑस्ट्रियन क्लासिफिकेशन क्या है कि स्टैंड अप टाइम ऑफ अनसपोर्टेड स्पान, इस पैरामीटर के ऊपर हमने इस क्लासिफिकेशन को किया है। स्टैंड अप टाइम क्या होता है कि जब किसी भी रॉक मास में हम टनल एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेशन का हमें कितना टाइम मिलता है पर्टिकुलर स्पान तक एक्सकेवेशन करने का, कि वहाँ तक एक्सकेवेट करने तक हमें किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर हार्ड रॉक मास है, हार्ड रॉक मास में हमने अगर 20 मीटर तक एक्सकेवेशन किया है अगर 10 दिन में, तो 10 दिन तक 20 मीटर एक्सकेवेशन में हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 10 दिन से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा तो वहाँ पे वो टनल फॉल डाउन कर सकती है ना। तो इसका स्टैंड अप टाइम क्या हो जाएगा, 20 डेज। उसी तरह से जब वीक रॉक में या फिर जॉइंटेड या फ्रेगमेंटेड रॉक में अगर हम टनल एक्सकेवेटेड करते हैं तो उसका स्टैंड अप टाइम कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो अनसपोर्टेड स्पान के बीच में स्टैंड अप टाइम सपोर्ट देने से पहले कितने टाइम तक हम सपोर्ट ना दें और वो स्टेबल रहे रॉक मास, उस टाइम को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे हम स्टैंड अप टाइम कहते हैं। तो ऑस्ट्रियन क्लासिफिकेशन जो लॉफर ने क्लासिफिकेशन दिया था 1958 में, उसी का एक मॉडर्न वर्जन है ना। द अनसपोर्टेड स्पान इज डिफाइंड एज अ स्पान ऑफ टनल और अ डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ द नियरेस्ट सपोर्ट। ठीक है, मतलब अनसपोर्टेड स्पान क्या है कि टनल के फेस, टनल के ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, इसके बीच में ये जो अनसपोर्टेड लेंथ है, ये या तो ये स्पान होगा या फिर यहाँ पे हमने बट एक पूरी फ्रेम बना के दी है और एक पर्टिकुलर लेंथ पे फिर से हमने एक फ्रेम बना के दी है। इन दोनों फ्रेम के बीच में जो स्पान होगा वो भी कैसा हो जाएगा, अनसपोर्टेड स्पान होगा। तो ये दो पे हमें स्टडी करनी होती है। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रियन क्लासिफिकेशन में उन्होंने सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक का स्टैंड अप टाइम के हिसाब से उन्होंने बताया है कि सॉफ्ट रॉक जैसे कि शेल, फाइलाइट, मडस्टोन हो गया, उसमें क्या है कि स्क्वीजिंग और स्वेलिंग्स की प्रॉब्लम होती है। अगर स्क्वीजिंग और स्वेलिंग होगी तो अननेसेसरी स्ट्रेसेस आ जाएंगे। अननेसेसरी स्ट्रेसेस आने के कारण क्या है कि इसका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो लिमिटेड होगा। स्टैंडर्ड टाइम कम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी मतलब का रॉक में से टनल के लिए एक्सकेवेशन करते हैं तो उसमें हेडिंग और बेंचिंग करते हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले यूज़ मल्टीपल ड्रिल्स और फिर उसके आसपास, जैसे कि रॉक के यहाँ पे हमें एक्सकेवेशन करना है, इसके पेरिफेरल पे हम मल्टीपल ड्रिल्स करेंगे, फिर इस पूरे पेरिफेरल को हम रेनफोर्स करेंगे। रेनफोर्स करने के बाद इसके नीचे वाला जो मटेरियल होता है उसे हम एक्सकेवेट करते हैं। इस तरह की टेक्निक को हम फॉलो करेंगे, है ना। हार्ड रॉक मास जो होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सराउंड बहुत अच्छी रहेगी, तो वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमें मतलब स्ट्रक्चर जो होता है उसमें वेजेस जो फॉर्म होते हैं वो एक्सकेवेशन के टाइम पे वो स्टेबल रहेंगे, तो फॉल डाउन नहीं करेंगे, तो हमें बहुत जल्दी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रियन में सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक मास को डिवाइड किया है। फिर अगला क्लासिफिकेशन है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन ये डेरी एटेल ने डेरी ने दिया था, डीरे कहते हैं, डेरी डीरी कहो, डीरी एटल ने 1967 में दिया था, जो कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ रॉक क्वालिटी है। इसमें क्या करते हैं कि हमने जब ड्रिल कोर लॉग्स लिए हैं उसमें क्या कि हमने देखा था कि अलग अलग तरह के टुकड़े मिलते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमने देखा था ये है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें मतलब जब ड्रिलिंग करके हमने कोर को निकाला था तो हमें पूरा का पूरा इंटैक्ट कोर नहीं मिलता है, वो किसी पर्टिकुलर फ्रैक्चर्स जोन पे या फिर ड्रिलिंग के कारण क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस क्रैक के कारण हमें इंटैक्टनेस कितनी मिली है वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम RQD की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, तो RQD इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ इंटैक्ट कोर पीसेस लॉन्गर देन 10 सेंटीमीटर और 4 इंचेस इन टोटल लेंथ ऑफ कोर। ठीक है ना, तो उसको हम निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कि कितने हमें 10 सेंटीमीटर से बड़े टुकड़े मिले हैं पूरे की पूरी लेंथ ऑफ कोर में। जैसे कि इसने 200, इस एग्जांपल में देखो, हाँ,
इस एग्जांपल में हमने जो कोर ड्रिल किया था वो कितने 200 सेंटीमीटर का किया था। इसमें हमें फर्स्ट रॉक मिली है वो 38 सेंटीमीटर की मिली है, उसके बाद 17 सेंटीमीटर की मिली है, फिर यहाँ पे बहुत ही फ्रैक्चर्ड रॉक मिला है ना। उसके बाद यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स आ गए, इसके कारण ये भी इंटैक्टनेस नहीं होगी। और यहाँ पे जो है ये 20 सेंटीमीटर की इंटैक्ट रॉक मिली, फिर ये 35 सेंटीमीटर की इंटैक्ट मिली, और यहाँ पे हमारा ड्रिल ब्रेकडाउन होने के कारण इसमें कोई रिकवरी मिली नहीं। तो आरक्यूडी वैल्यू क्या होती है कि कोर पीसेस जो भी है, ये पीसेस जो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, कौन कौन से हैं, 38, 17, 20 और 35, इनका सम, और टोटल लेंथ ऑफ कोर कितनी है 200। तो हमें उससे आरक्यूडी मिल जाएगा कितना, 55%। ओके, तो कितना परसेंटेज आरक्यूडी है उसके हिसाब से ये रॉक कितनी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो आरक्यूडी में एक चीज़ आपने देखी कि जो ड्रिलिंग का ओरिएंटेशन है उससे हमें इंटैक्टनेस मिलती है। अगर बोर होल हमने जैसे वर्टिकल किया है उसकी जगह हमारा ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में होता, तो जो हमें क्रैक्स जो मिलते हैं, जिसका जो रॉक के जो पीसेस होते हैं उसके डायमेंशंस वेरी कर जाते थे। उस ड्रॉबैक्स को कम कर, मतलब रिड्यूस करने के लिए हम आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक रिलेशनशिप निकाला था आरक्यूडी निकालने के लिए कि आरक्यूडी इज इक्वल टू 115 माइनस 3.3 इंटू जेवी। जेवी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक जॉइंट काउंट है, मतलब पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितने क्रैक्स या जॉइंट्स हैं उसके हिसाब से एक वॉल्यूमेट्रिक जॉइंट काउंट निकाला, उसको इस फॉर्मूले में पुट अप किया, तो हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन या इस पर्टिकुलर रॉक मास में आरक्यूडी की वैल्यू क्या होगी वो निकाली है। आरक्यूडी की वैल्यू क्या होती है कि कोर जो अपने ड्रिल किया है उसमें इंटैक्टनेस कितनी है उसको हम चेक करते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जिसको आपको मतलब होमवर्क के तौर पे करना है। इसमें हमने कोर को 200 सेंटीमीटर का कोर ड्रिल किया है। इसमें पर्टिकुलर इंटैक्ट रॉक जो मिली है वो एक 180 का है, 260 का है, यहाँ पे पूरा फ्रैक्चर रॉक मिला है, फिर एक है 310 है। तो इससे अपने को आरक्यूडी की वैल्यू निकालनी है। ऑरली में बता देता हूँ, आप उसको कंसेप्चुअली देखना। 18 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर प्लस 31 सेंटीमीटर प्लस 48 प्लस 9 डिवाइड बाई 200, ठीक है ना। इससे जो आरक्यूडी की वैल्यू आएगी ये इस पर्टिकुलर ड्रिल की आरक्यूडी वैल्यू होगी, इतनी इंटैक्टनेस है। अगर अच्छी आरक्यूडी की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी इतना हम कह सकेंगे ये रॉक कैसा है, हार्ड रॉक है। ओके, फिर अगला क्लासिफिकेशन आता है रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग। रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग जो है वो विकम एटल ने 1972 में दिया था। described a quantitative methods for describing the qualities of a rock mass for selecting appropriate supports on the basis of their rock structure rating classification। रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग में क्या है कि हम जो पैरामीटर लेते हैं उस रॉक की क्लासिफिकेशन के लिए, वो जियोलॉजिकल हो सकता है, जियोमेट्रिकल हो सकता है, और ग्राउंड वाटर और जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके इन 3 पैरामीटर के कंपोजिशंस में उसको क्लासिफाई किया था। तो जो रेटिंग दी है, जैसे कि पैरामीटर ए जो है वो जियोलॉजी है, जियोलॉजी जनरल अप्रेजल ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिस ऑफ रॉक टाइप क्या है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, उसके हिसाब से रॉक की हार्डनेस कितनी है, मीडियम है, हार्ड है, सॉफ्ट है, डिकम्पोज्ड है, मतलब फ्रैक्चर्ड है। फिर तीसरा इसके अंदर जियोलॉजी पैरामीटर है जियोलॉजिक स्ट्रक्चर, मैसिव, स्लाइटली फोल्डेड, मॉडरेटली फोल्डेड, इंटेंसली फोल्डेड या फोल्डेड है। इन तीनों पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग वेटेज दिया है, उसके हिसाब से पैरामीटर ए का एक्स वेटेज या ए वेटेज आया, ठीक है ना। फिर ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स में हमें डिसकंटिन्यूटी का पैटर्न क्या है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ टनल ड्राइवन, ये चेक किया जाता था कि जॉइंट की स्पेसिंग क्या है, जॉइंट की ओरिएंटेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ टनल ड्राइव क्या है। इन तीनों पैरामीटर को देख के एक पर्टिकुलर वेटेज मिलेगा, वो बी मिला, है ना। और फिर तीसरा है पैरामीटर सी, ग्राउंड वाटर इनफ्लो और जॉइंट कंडीशंस क्या है, जैसे कि ओवरऑल रॉक मास की क्वालिटी कितनी है,
तो ओवरऑल रॉक मास की क्वालिटी मतलब ए और बी के पैरामीटर को ऐड करने के बाद हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। उसमें हम चेक करेंगे कि जॉइंट की कंडीशंस कितनी कैसी है, गुड है, फेयर है, पुअर है। फिर अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लो कैसा है, मतलब कितने गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट एक 100,000 फीट्स ऑफ टनल में मूव करता है उस रॉक मास में, ये हम चेक करते हैं। ठीक है ना। इससे हमें एक रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग मिलेगी ए बी सी के हिसाब से। ये वैल्यू कैसे निकालती है, ये अपने पास पहले से टेबल टेबल होती है। उस टेबल के हिसाब से जो विकम्स एटल ने दी थी 1972 में, उसके हिसाब से इन पैरामीटर को ध्यान में रख के हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमें पर्टिकुलर उस टनल की आर एस आर वैल्यू मिलेगी। उस आर एस आर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमें पता चल जाएगा कि इस रॉ की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। वो पता लगने के बाद हमें पता ये ध्यान में आ जाएगा कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें इस रॉ को कितना रीइंफोर्स करना है। रीइंफोर्स मतलब शॉर्ट ग्रिड कितनी थिकनेस की प्रोवाइड करानी है। हम जो रॉक बोल्ट्स देते हैं उस रॉक बोल्ट्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वो हमें पता चल जाएगा। तो हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे कि हम ए पैरामीटर को इस टेबल 1 को देख के निकालेंगे, जैसे कि इग्नियस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। उसके हिसाब से हम कौन सी टाइप की है, तो जैसे कि मीडियम रॉक का टाइप 2 आएगा। टाइप 2 में अगर रॉक का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मैसिव है, स्लाइटली फोल्डेड है, मॉडरेटली फोल्डेड है, इंटेंसली फोल्डेड है। तो अगर मेटामॉर्फिक रॉक है टाइप 2 में, मतलब मीडियम रॉक टाइप है, तो हमारी जो और उसमें जो फोल्ड जोन है वो कैसा स्लाइटली फोल्डेड है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। नेक्स्ट है रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग फॉर पैरामीटर बी, जिसमें जॉइंट पेटल और जॉइंट ड्राइव की डायरेक्शंस निकालते हैं। अगर स्ट्राइक स्ट्राइक क्या होता है कि जैसे देखो, मतलब हमारा रॉक जो है इस डायरेक्शन में इस तरह से ओरिएंटेड है ना, और जो टनल है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये जो लाइन होती है वो स्ट्राइक कहलाती है। पर्टिकुलर रॉक तो जो डीपिंग प्लेन है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारी स्ट्राइक होती है। इस स्ट्राइक के परपेंडिकुलर अगर टनल का एक्सेस है तो हम इन पैरामीटर को देखेंगे। और जो टनल एक्सकेवेशन कर रहे हैं वो स्ट्राइक के पैरेलल, मतलब हमारी जो टनल एक्सकेवेशन है इस डीप के इस डायरेक्शन में कर रही है, तो स्ट्राइक इज पैरेलल टू एक्सेस कहलाएगी। ओके। फिर हम जॉइंट की स्पेसिंग देखेंगे कि वेरी क्लोज जॉइंटेड है, क्लोजली जॉइंटेड है, मॉडरेटली जॉइंटेड है, मॉडरेट टू ब्लॉकी जॉइंटेड है, ब्लॉकी टू मैसिव जॉइंटेड है, और या मैसिव जॉइंटेड। उसकी स्पेसिंग यहाँ दे रखी है। उसके हिसाब से उस क्वेश्चंस में या फिर अपने कुछ प्रॉपर्टी में दे रखा होगा कि जैसे कि मॉडरेटली जॉइंटेड है क्योंकि इसकी स्पेसिंग जो है वो 6 से 12 इंच के बीच में है। दूसरा वाला बोलेंगे कि हम जो टनल का एक्सेस है वो स्ट्राइक के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर बोलेंगे कि पैरेलल है तो पैरेलल होने के कारण इस में हम उसकी रेटिंग निकालेंगे, पर परपेंडिकुलर है तो इसमें निकालेंगे और पैरेलल है तो इसी में निकालेंगे। उसके बाद जो ये डीप है उसका एंगल कितना है, कितने से वेरी करे। जैसे कि अगर डीप है वो 0 से 20 डिग्री है, 0 से 20 डिग्री है तो वो फ्लैट कहलाएगा। 20 से 50 डिग्री है तो डीपिंग कहलाएगा। 50 से 90 डिग्री है तो वर्टिकल कहलाएगा। तो उसके हिसाब से फ्लैट, डिपिंग और वर्टिकल आ जाएंगे, है ना। फिर उसके हिसाब से अगर मॉडरेटली क्लोज है, मॉडरेटली जॉइंटेड है और डिपिंग में है तो 24 इसकी वैल्यू हो जाएगी। स्ट्राइक पैरेलल है, मॉडरेटली जॉइंटेड है, डिपिंग है तो इसकी वैल्यू 23 आ जाएगी। उस हिसाब से अपन पैरामीटर बी की वैल्यू निकालेंगे। फिर पैरामीटर ए और पैरामीटर बी की जो वैल्यू आएगी उसका सम करेंगे। अगर सम 13 से 44 के बीच में है तो हम इन पैरामीटर को यूज़ करेंगे, और 45 से 75 के बीच में है तो हम गुड, फेयर और पुअर में इन पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे। तो थर्ड पैरामीटर में हम ग्राउंड वाटर कैसा है, मूवमेंट, उसमें मॉडरेट है, स्लाइट है, हैवी ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है कि उसके हिसाब से उस रॉक में, जैसे कि माना कि मॉडरेट ग्राउंड वाटर फ्लो कर रहे हैं, तो मॉडरेट ग्राउंड वाटर फ्लो में जॉइंट कंडीशंस कैसी है, गुड मतलब टाइट सीमेंटेड है, फेयर मतलब स्लाइटली वेदर्ड रॉक है, पुअर मतलब सीवियरली वेदर्ड है। माना कि फेयर रॉक है मतलब स्लाइटली वेदर्ड रॉक है और मॉडरेट फ्लो है, और पैरामीटर की वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है अपनी, मतलब 75 से 45 के बीच में आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, है ना। तो ये सारी वैल्यू आ गई ए बी सी की, इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें पास एक आर एस आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर इस आर एस आर की वैल्यू को
माना कि RSR की वैल्यू जो आ रही है वो 50 के आसपास आ रही है। तो 50 के आसपास आने के बाद हम चेक करेंगे कि शॉर्टकट हमें कितना देना है। जैसे कि शॉर्टकट का कर्व है, जितनी ज़्यादा RSR की वैल्यू होगी उतनी शॉर्टकट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो RSR की वैल्यू 50 है तो 50 के करस्पॉन्डिंग यहाँ जाएंगे और उसके नीचे देखेंगे कि मतलब 2.8 के आसपास शॉर्टकट, मतलब 2.8 इंचेस में हम शॉर्टकट प्रोवाइड करेंगे। कहाँ, टनल के पेरिफेरल पे। फिर हम देखेंगे रॉक बोल्ट्स कितने देने हैं। रॉक बोल्ट्स 1 इंच का रॉक बोल्ट ये हो गया, है ना। तो 50 के हिसाब से रॉक बोल्ट्स होंगे ये कितने, 3.4 के आसपास फीट का हमें रॉक बोल्ट देना होगा। रॉक बोल्ट की स्पेसिंग हो जाएगी जिसकी डायामीटर कितना है, 1 इंच का। इस हिसाब से हमें किस तरह की, कितनी शॉर्टकट, कितने डायामीटर और कितनी स्पेसिंग पे स्पेसिंग पे रॉक बोल्ट्स प्रोवाइड कराना है वो हम निकालेंगे, है ना। तो जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक which is slightly faulted or faulted has a rock mass of moderately jointed with joint sinking perpendicular to the tunnel axis which is being driven east west and dipping between 20 to 50 डिग्री। तो टेबल 1 को यूज़ करके हम रेटिंग ऑफ ए निकालेंगे। रेटिंग ऑफ ए में क्या है कि एज अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ टाइप 1 एंड स्लाइटली फोल्टेड। तो ऊपर जाएंगे हम, कैसी है, मेटामॉर्फिक रॉक है, टाइप 1 है और स्लाइटली फोल्डेड है, तो इसके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। ओके, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। फिर रेटिंग बी निकालेंगे। रेटिंग बी निकालने के लिए हम टेबल 2 में जाएंगे। टेबल 2 में जाने के बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, मॉडरेटली जॉइंटेड है ना। तो मॉडरेटली जॉइंटेड स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू टनल एक्सेस है, डीप जो है वो 20 से 50 के बीच में है, मतलब डीपिंग है। और ड्राइव विद डीप है ना। ड्राइव विद डीप मतलब इस डायरेक्शन में अगर डीपिंग चल रही है, मतलब जो फॉल्ट्स या फ्रैक्चर है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा टनल जो एक्सकेवेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हो जाएगा ड्राइव विद डीप। और अगर क्रैक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में टनल ड्राइव की, तो ड्राइव अगेंस्ट डीप हो जाएगा। इन चारों पैरामीटर को यूज़ करके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं बी की, है ना। तो मॉडरेटली जॉइंटेड रॉक है, इसमें आ जाएंगे ड्राइव विद डीप है, मतलब विद डीप आएगा। विद डीप में आने के बाद हम डीपिंग में जाएंगे, तो डीपिंग में 24 इसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू 24। ओके, अब क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का यूज़ कर ऐड करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 46। 45 से 75 के बीच में, तो सेकंड कॉलम में जाएंगे। सेकंड कॉलम में देखेंगे कि वाटर फ्लो कैसा है, इसमें मॉडरेटली माना है, तो जॉइंट कैसा है और फेयर है, तो उसके हिसाब से सी की रेटिंग आ जाएगी 16। मतलब सी की वैल्यू के लिए सबसे पहले सम ऑफ पैरामीटर ए एंड बी कितना, 46 आ रहा है, मतलब इस कॉलम में स्टडी करेंगे। वाटर फ्लो कैसा है, मॉडरेट है, और जॉइंटेड कैसा है, स्लाइटली वेदर्ड है ना। तो मॉडरेट स्लाइटली वेदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ए बी और सी तीनों का ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 62। अब 62 के हिसाब से हम इस कर्व में जाएंगे, 62 के हिसाब से, और यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट क्रिएट कितनी प्रोवाइड कराएंगे और रॉक बोल्ट और उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, है ना। इस कर्व के हिसाब से हम शॉर्ट क्रिएट 2 इंच ऑफ शॉर्ट क्रिएट प्रोवाइड कराएंगे और 1 इंच ऑफ डाई ऑफ रॉक बोल्ट्स विथ 5 फुट ऑफ स्पेसिंग ये हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा इस टनल के लिए किस तरह का रेनफोर्समेंट देना है वो RSR वैल्यू से हम निकाल सकते हैं और ये कंक्लूजन हो जाएगा। तो रॉक बोल्ट्स क्या होते हैं, रॉक बोल्ट्स जो होते हैं टनल और अंडरग्राउंड माइनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। स्टील रॉड्स होती है एक तरह से, जो कि इसमें होल ड्रिल करके उसमें इंसर्ट कर दी जाती है और फिर उसको ग्राउटिंग मटेरियल से उसमें फिल अप कर दिया जाता है ताकि वो उसमें एक जॉइंट बना दे, है ना। रॉक बोल्ट रेनफोर्समेंट कैन बी यूज्ड इन एनी एक्सकेवेशन ज्योमेट्री, इज सिंपल एंड क्विक टू अप्लाई एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। इस तरह से रॉक बोल्टिंग की जाती है। जैसे कि ये हमारा सरफेस हो गया, इस तरह से क्रैक्स है तो इसमें पहले तो होल ड्रिल करेंगे, इस रॉक बोल्ट्स में यहाँ पे इसको हुक लगा के एंकर करेंगे, इस तरह से यहाँ पे हुक लगा के इसको अपन टाइटन करेंगे। टाइट करने के बाद इसमें ग्राउट मटेरियल, एक्सपांसिव सीमेंटिंग मटेरियल डाल के इस पूरे जॉइंट्स को हम मजबूत कर देते हैं, ठीक है।
तो शॉर्ट क्रीटिंग, जैसे ये रॉक बोल्टिंग की है, इसके ऊपर हमने फ्रेम बिछा दिया और इसके ऊपर हम कंक्रीटिंग करके शॉर्ट क्रीट कर देते हैं, तो रॉक बोल्ट विद शॉर्ट क्रीट हो जाता है। तो ये साइड पे कुछ इस तरह से दिखते हैं रॉक बोल्ट्स, किसी भी स्लोप को हमें रीइंफोर्स करना हो तो। ओके, तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन आज की है, जैसे कि RSR क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। रॉक बोल्ट्स क्या होता है वो देखा, RSR रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग से हमने कितना मतलब रीइंफोर्स करना है वो देखा, RQD वैल्यू निकाली। RQD वैल्यू निकालने के बाद हमने ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन किया कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक में स्टैंड अप टाइम कितना होता है ना। उसके बाद हमने तरजागी का क्लासिफिकेशन दिया, तरजागी ने 7 क्लासिफिकेशन दिए थे, जैसे स्वेलिंग रॉक, स्क्वीजिंग रॉक, क्रस्ड रॉक हो गया, फिर है ब्लॉकी एंड सेमी रॉक, मॉडरेटली जॉइंटेड रॉक, और स्ट्रेटिफाइड रॉक और इंटैक्ट रॉक। ये तरजाकी का क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हमने रॉक मास को डिफाइन किया था कि डिफरेंट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती है। फिर इंटैक्ट रॉक का क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, है ना। तो ये इस क्लास में हम यहाँ पे एंड करते हैं, और अगले क्लास में जो बचे हुए क्लासिफिकेशन जैसे हैं, RMR क्लासिफिकेशन हो गया, क्यू क्लासिफिकेशन हो गया, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड RMR क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और ये क्लास यहीं है। धन्यवाद।